हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स और आज का टॉपिक है, ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन ए लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, बी मास ऑफ बॉब एम, सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वहाँ डिपेंड कर रहा है पेंडुलम के लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सो हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर टी। टी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा या टी इन सब से, इन टर्म्स से कैसे रिलेट करता है, वो फाइंड करना है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए। तो यह टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ पे। तो लेंथ पे हो जाएगा ये टी प्रोपोर्शनल एल। नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। सो टी प्रोपोर्शनल एम। एंड और किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो टी प्रोपोर्शनल जी। अब इससे प्रोपोर्शनलिटी को हम अगर हटाते हैं तो ये होगा टी इक्वल्स टू के इंटू एल टू द पावर एक्स एम टू द पावर वाई जी टू द पावर जेड, जहाँ पे के हमारा है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो वह हमारा के है जो है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या ये पूछा है कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए इसका रिलेशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सो यहाँ पे डायमेंशन हम फाइंड करते हैं, डायमेंशन ऑफ एल। तो डायमेंशन ऑफ एल क्या होता है? डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल। सो डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल्स टू होगा एल, एल पावर 1, और इसे एल भी लिख सकते हैं। फिर मास का डायमेंशन क्या होगा? एम। डायमेंशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टी पावर -2। ये डायमेंशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे तीनों टर्म का हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं ऑन बोथ साइड्स। इक्वेटिंग द इक्वेशन LHS एंड RHS, ये इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इस इक्वेशन को भी उससे भी हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग द इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन इक्वेट दिस इक्वेशन। दोनों सेम ही है, आप उस प्रिंसिपल को लगाते हुए भी इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। सो अब हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे LHS एंड RHS में। तो LHS टर्म हमारा क्या है? टी, टाइम। सो टाइम के लिए जो डायमेंशन होता है वह है टी। टी इक्वल्स टू होगा RHS टर्म। RHS टर्म में डायमेंशन लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन हमने निकाला है एल। एल का पावर क्या है? एक्स। तो इसमें हो जाएगा एल पावर एक्स इंटू एम पावर वाई इंटू एल टी पावर -2 पावर हो जाएगा जेड, क्योंकि जी का पावर क्या है? जेड, इसलिए एल टी पावर -2 का पावर होगा होल पावर ऑफ जेड। इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे तो एम पावर 0 है, एल पावर 0 है, टी पावर 1 इज इक्वल्स टू होगा एम पावर वाई। एल पावर क्या होगा? एल पावर एक्स है एंड जेड भी है, इसलिए एल पावर होगा एक्स प्लस जेड इंटू फिर यहाँ पे टाइम टी। तो टी पावर क्या होगा? टी पावर -2z। टी का पावर -2 है, टी पावर -2z, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, बेस टू बेस कंपेयर करते हैं। सो अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें ये एक्स वाई जेड तीनों का जो है वैल्यू वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो m टू द पावर 0 होगा m पावर y, ये होगा, इसलिए y इक्वल्स टू 0। ये हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टी को कंपेयर करते हैं, तो इससे हमें जो है जेड का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो टी पावर 1 इक्वल्स टू टी पावर माइनस 2z। अब टी कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू माइनस 2z, इसलिए z इक्वल्स टू होगा -1/2। यहाँ हमने z का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, y का वैल्यू फाइंड कर लिया, z का वैल्यू फाइंड करिए। अब यह है हमारा x, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करते हैं, किसमें कंपेयर होगा, l पावर 0 इक्वल्स टू l पावर x प्लस z, ये होगा। अब l कैंसिल होगा तो हमारा टर्म क्या बचेगा, 0 इक्वल्स टू x प्लस z। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, z हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, z का वैल्यू है -1/2, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस जेड हमने इक्वेट किया। सो z का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस इंटू -1/2 इक्वल्स टू 1/2, इसलिए z इक्वल्स टू होगा 1/2। हमने x, y एंड z का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन a में पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन a, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे सो t इक्वल्स टू हमारा होगा, जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू k l पावर x का वैल्यू कितना है 1/2, तो x का वैल्यू हो जाएगा k इंटू एल टू द पावर 1/2 इंटू m टू द पावर 0 है, ठीक है, y का वैल्यू 0 तो m टू द पावर 0 इंटू g टू द पावर -1/2। अब m टू द पावर 0 है, सो m टू द पावर 0 है तो t इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी m टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, सो t इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू √l/√g, g टू द पावर -1 इट मीन्स 1 का पावर रूट हो जाएगा, इसलिए t इक्वल्स टू k√l/g। ये हमारा रिलेशन हो गया इन तीनों टर्म्स के बीच, t इक्वल्स टू k√l/g। अब ये k क्या है, ये इसका वैल्यू डायमेंशन नहीं फाइंड करता है। सो बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका वैल्यू फाइंड किया गया है कि k इक्वल्स टू 2π होता है। तो 2π का वैल्यू हम पुट करेंगे, सो t इक्वल्स टू होगा 2π√l/g। अब इस t इक्वल्स टू k इंटू √l/g, यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड किया हुआ है, सो आप पुट भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सही होगा। सो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।